सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है साहिल अहमद एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऐसे क्लासेस। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं फूलों के बारे में। सो सबसे पहले बात ये आ जाती है कि व्हाट इज अ फूल, आई मीन व्हाट इज अ फ्लावर। सो द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म इज अ फ्लावर। ओके, एंजियोस्पर्म्स का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो है फ्लावर। क्लियर। अब फ्लावर में कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से मेजर पार्ट्स होते हैं तो हम लोग जान लेते हैं। तो फ्लावर के 4 मेजर पार्ट्स हैं, ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। बहुत सारे बच्चे ये सब वर्ड्स सुन चुके हैं और बहुत सारे बच्चों के लिए ये वर्ड्स नए भी हो सकते हैं। तो ठीक है, मैं आपको यहाँ बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये नीचे वाला हिस्सा फ्लावर का, ये नीचे वाला हिस्सा, हरा भरा हिस्सा, ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं सेपल्स, ठीक है। और ये बहुत सारे सेपल्स मिलके एक होल बनाते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं कैलिक्स। ओके, और ये ऊपर वाला रंग बिरंगा हिस्सा, ये जो फूल वाला हिस्सा है ऊपर, ठीक है, ये एक एक पार्ट को हम कहते हैं पेटल्स, और ये सारे पेटल्स मिलाकर जो होल बनाते हैं उसको हम कहते हैं कोरोला। ओके, ये तो नीचे वाला पार्ट हो गया कैलिक्स, ऊपर वाला पार्ट हो गया कोरोला, और ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को कहते हैं हम एंथर। क्लियर। और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये किसी फ्लावर पॉट जैसा लग रहा है, ठीक है, ये वाले पार्ट को हम कहते हैं गाइनोशियम। तो अब इन सारे पार्ट्स के हम लोग फंक्शंस जान लेते हैं, फंक्शंस ऑफ फ्लोरल मेंबर्स, इन सब के फंक्शन जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैलिक्स से। कैलिक्स का क्या फंक्शन होता है? इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड कंडीशन। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है, ठीक है। इट इज स्मॉलर देन द पेटल्स इन साइज, और ये पेटल्स से छोटा होता है इसका साइज, ठीक है। व्हेन ग्रीन इट इज फोटोसिंथेटिक इन नेचर। जब ये कैलिक्स ग्रीन कलर का होता है, ये फोटोसिंथेटिकली बिहेव करता है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाता है। किससे के लिए ये बनाता है? उस फ्लावरिंग प्लांट के लिए खाना बनाता है, ठीक है। व्हेन कलर्ड इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। जब ये कैलिक्स कलर्ड होता है, ये क्या है? इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, बोलता है इंसेक्ट्स मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मुझको पॉलिनेट करो, ठीक है, मुझको नहीं, फ्लावर को पॉलिनेट करो, ठीक है, ये अट्रैक्ट करता है। तो अब बात कर लेते हैं कोरोला की। कोरोला का क्या काम होता है? इट प्रोवाइड्स कलर एंड सेंट टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। ये फ्लावर को कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है, और अपने अंदर से बहुत ही बेहतरीन खुशबू रिलीज करता है, सेंट रिलीज करता है, ताकि पॉलिनेटर्स उसके करीब आए, ठीक है, ताकि जो पॉलिनेटर्स है, एग्जांपल हनी बीज हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, उसके करीब आए और दूसरे मेल फ्लावर से वो एंथर से पोलन ग्रेन्स अपने लेग में कैरी करके आए और स्टिग्मा में लैंड करे, ठीक है। तो इस वजह से पॉलिनेशन हो पाए। समटाइम्स द बेस ऑफ कोरोला बियर सम सेक्रेटरी ग्लैंड्स एंड सिक्रीट्स नेक्टर। जो ये कोरोला है, कोरोला के बेस पे, ठीक है, कुछ फ्लावर्स में क्या है, एक सेक्रेटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, जहां से वो फ्लावर नेक्टर सिक्रीट करता है, और उसी नेक्टर को चूसने के लिए बटरफ्लाइज, ठीक है, हनी बीज और बाकी काफी सारे इंसेक्ट्स जो नेक्टर खाते हैं वो उनके पास आते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट, और ये जो कोरोला है ये प्लांट को प्रोटेक्ट भी करता है। अब बात करते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का क्या काम है? ये मेल पार्ट है एंड्रोशियम, तो इसका मेन काम जो है वो है मेल गैमेट को प्रोड्यूस करना, यानी कि पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करना, ठीक है। दूसरा हो गया ये गाइनोशियम। तो गाइनोशियम क्या है? फीमेल पार्ट है, तो इसका काम क्या है? एग प्रोड्यूस करना, ठीक है। ये एग प्रोड्यूस करती है, एग को हम फ्लावर्स में मेगास्पोर्स कहते हैं, ठीक है। और एंड्रोशियम में वो जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है हम इसे माइक्रोस्पोर कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से गाइनोशियम फ्रूट्स भी बनाता है, सीड्स भी बनाता है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में आपको जैसे बताया था, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। तो ये तो हो गई फंक्शन ऑफ फ्लोरल मेंबर्स। अब हम लोग बात करते हैं डिटेल में थोड़ा मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के बारे में। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट हमने देखा, एंथर, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम स्टेमन्स भी कहते हैं, स्टेमन कहते हैं, ठीक है। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 पार्ट्स। स्टेमन कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को, और ये 2 पार्ट से बना होता है। पहला है अ लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट विच मे बी जॉइंट और फ्री। एक पहला ये स्टॉक एंड
सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस पार्ट को, ये वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं फिलामेंट। और ये ऊपर वाला पार्ट, ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम बाइलोब्ड इसलिए कहते हैं, देखो इसमें दो लोब्स है, ये एक लोब है और ये एक लोब है, इसमें दो लोब्स है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 एंथर सैक्स और लोब्स सेपरेटेड बाय अ टिश्यू कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ये जो लोब्स है, ये एक लोब है, ये एक लोब है। अब ये जो दो लोब्स क्या है, एक साथ जुड़े होते हैं बट ये सेपरेटेड होते हैं बीच में, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू से ये सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। द एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब और सैक कंसिस्ट ऑफ 2 थेका सेपरेटेड बाय अ सेप्टम। तो क्या है, ये एंथर जो है 2 लोब से बना हुआ होता है, ठीक है। हर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, ठीक है। यहाँ जो वर्ड दिया गया है कंसिस्टिंग ऑफ 2 थेका सेपरेटेड बाय अ सेप्टम, ईच लोब, ठीक है, हर एक लोब क्या है, ईच लोब और सैक कंसिस्ट ऑफ 2 थेका, यानी कि एक लोब में 2 थेका होता है। यानी कि थेका का मतलब होता है ये जो पेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम्स, ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम्स होते हैं। जैसे ये आपका एंथर का इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम्स है, ये लेफ्ट वाले लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है और ये राइट वाले लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो ये लेफ्ट वाले लोब को हम लोग थेका भी कहते हैं, ठीक है। द एंथर इज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। एंथर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है क्योंकि आप देख रहे हो इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है और इसके 4 साइड्स हैं, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 इन ईच ऑफ द लोब। क्लियर। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोलन सैक्स। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया और डेवलप करते हैं, डेवलप करके पोलन सैक्स बनाते हैं, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स क्या है, पोलन ग्रेन्स वहाँ पे बनते हैं, ठीक है। ये देख लो स्ट्रक्चर है, ये एंथर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ऊपर वाला एंथर है और ये नीचे वाला जो पार्ट है ये फिलामेंट है। ये टिपिकल स्टेमन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देख लेते हैं एंथर का। देखो ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम्स है, इसके अंदर देखो पोलन ग्रेन्स आपको दिख रहा होगा और ये क्या है, ये है पोलन सैक और ये लाइन ऑफ डिहाइसेंस है। यानी कि ये जो क्या है ना, ये लाइन ऑफ डिहाइसेंस, डिहाइसेंस का मतलब होता है स्प्लिट होना, बर्स्ट होना। जब पोलेंस क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं, जब एक एंथर पोलन रिलीज करता है तो ये पोलन सैक्स का डिहाइसेंस होता है, यानी कि स्प्लिट करते हैं, बर्स्ट करते हैं ताकि पोलन ग्रेन्स रिलीज किए जा सके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम का। आपने एंथर तो देख लिया कैसा होता है, अब देखते हैं एंथर के अंदर जो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स सर्कुलर एंड इज सराउंडेड बाय 4 वॉल्स। एक जो टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ऐसा गोल गोल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और वो 4 वॉल से सराउंडेड होता है। तो चारों वॉल्स कौन कौन से वॉल से देख लेते हैं। हम लोग बाहर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये जो देखो, ये वाला जो सबसे आउटर वाला वॉल है, इसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। ओके, इट इज द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, इट इज द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल विच इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये जो सबसे बाहर वाला ये जो लेयर है, इसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस और ये क्या है, प्रोटेक्टिव इन नेचर है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करता है। ये सेकेंड लास्ट वाला लेयर जो है, इसको हम कहते हैं एंडोथेशियम। ओके, इट इज द सेकेंड लेयर विथ थिक सेल्स। इसके सेल्स जो है बहुत थिक होते हैं। हेल्प्स इन डिहाइसेंस एंड इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये हेल्प करता है डिहाइसेंस यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ एंथर। ये एंथर के स्प्लिटिंग में मदद करता है ताकि पोलन ग्रेन्स को रिलीज किया जा सके और ये भी प्रोटेक्टिव इन नेचर है, ठीक है। ये थर्ड वाला जो लेयर है, ये है मिडल लेयर। इट इज द थर्ड लेयर कंपोज्ड ऑफ 1 to 3 लेयर ऑफ सेल्स, हेल्प्स इन डिहाइसेस एंड इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। जो ये वाला लेयर है, इस लेयर के अंदर और 1 से 3 लेयर हो सकते हैं, ठीक है, पतले पतले लेयर और 3 इसके अंदर होते हैं। ये भी डिहाइसेंस में हेल्प करता है और ये भी प्रोटेक्टिव इन नेचर है, ठीक है। जो सबसे अंदर वाला लेयर है, उस लेयर को कहते हैं हम टेप्टम। ओके, इट इज द 4th एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड मैनी न्यूक्लियाई। इसके पास जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ही डेंस होता है और इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स नोरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। जो पोलन ग्रेन्स जो डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया में, तो उसको ये नोरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्लियर। द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज फिल्ड विथ क्लोजली अरेंज्ड सिमिलर सेल्स कॉल्ड स्पोरोजेनस सेल्स। अब ये जो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, इन सब के अंदर सेंटर में कुछ सिमिलर टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पोरोजेनस सेल्स। क्लियर। एट मैच्योरिटी पोलन सैक्स इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ
2 माइक्रोस्पोरेंजियम इन ईच लोब। देखो क्या होता है, जब ये पोलन यानी कि ये जो एंथर है, जब ये मैच्योर हो जाता है यानी कि मैच्योरिटी के स्टेज में पहुंच जाता है, जो ये 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है ईच लोब में, वो क्या करते हैं, आपस में फ्यूजन करते हैं और पोलन सैक्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो आप इसको देखो, ये मिलता जुलता वर्ड लग रहा होगा। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फिर हमने पढ़ा oogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो यहाँ क्या है, वैसे ही सिमिलर वर्ड है। देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स यानी कि पोलन ग्रेन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल बाय मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो ये जो प्रोसेस है, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपका माइक्रोस्पोर बनता है, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इन अ माइक्रोस्पोरेंजियम एक्ट्स एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। हर एक सेल, अभी जो मैंने आपको बताया ये स्पोरोजेनस सेल्स के बारे में, जो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में जो सिमिलर सेल्स थे, वो हर एक सेल्स एज अ एक्ट करता है एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म क्लस्टर ऑफ 4 cells कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब देखो माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये माइक्रोस्पोर्स होते हैं, जो एक माइक्रोस्पोर्स है, जब ये 4 एक साथ लग जाते हैं, ये 4 के सेट्स बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्रा मतलब 4, इसीलिए इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, ये मियोसिस के थ्रू ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है, और मैच्योरिटी होने के बाद, ऑन मैच्योरिटी द एंथर डिहाइड्रेट्स एंड द माइक्रोस्पोर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर टू फॉर्म पोलन ग्रेन्स। मैच्योर होने के बाद एंथर डिहाइड्रेट हो जाता है, डिहाइसेंस होता है, और उसके बाद पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं और रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं पोलन ग्रेन्स के बारे में। पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, दे डेवलप फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियोटिक डिवीजन। जो पोलन ग्रेन से वो कहाँ से आए, माइक्रोस्पोर मदर सेल से है। माइक्रोस्पोर मदर सेल ने रिडक्शनल डिवीजन किया, मियोसिस किया, उसके बाद आपका पोलन ग्रेन्स बना। ठीक है, दे रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, अभी मैंने दिखाया सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये स्फेरिकल बॉडी होते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, दे पोजेस 2 प्रोमिनेंट लेयर्ड वॉल्स, आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनका 2 लेयर्स होते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन्स के बाहर वाले लेयर को हम कहते हैं एक्साइन, और अंदर वाले लेयर को हम कहते हैं इंटाइन। द एक्साइन इज हार्ड लेयर मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। जो एक्साइन वाला लेयर होता है, जो बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है, आउटर बॉडी में प्रेजेंट होता है, वो बहुत ही हार्ड होता है और वो स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ होता है। ठीक है, which is one of the most resistant organic material present in nature। पूरे नेचर में जो प्रेजेंट है ऑर्गेनिक मटेरियल, ये उनमें से सबसे रेसिस्टेंट माना जाता है। ठीक है, द इनर थिन लेयर ऑफ इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। जो अंदर का लेयर है इंटाइन लेयर, वो बना होता है सेलुलोज और पेक्टिन से। ठीक है, द एक्साइन हैज एन अपर्चर वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। जो एक्साइन है आउटर लेयर, उसमें एक ऐसा पोर होता है, ठीक है, वहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। सो उस पोर को, उस छेद को हम कहते हैं जर्म पोर। ओके, द न्यूली डिफरेंशिएटेड पोलन ग्रेन हैज सेंट्रल न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म। जब नया पोलन ग्रेन एक डेवलप होता है, बनता है, तो उसके पास बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और उसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, द प्रोटोप्लास्ट mitotically divides into 2 unequal cells, bigger vegetative cell which is rich in food reserves। अब क्या है, जो प्रोटोप्लास्ट है पोलन ग्रेन का, वो क्या करता है, माइटोटिकली डिवाइड करता है 2 अनइक्वल सेल्स में, एक बड़ा सेल्स में और एक छोटा सेल्स में। बड़े सेल्स को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल, जो कि बहुत ही रिच होता है किसमें, फूड रिजर्व में, एंड स्मॉलर स्पिंडल शेप्ड जेनेरेटिव सेल विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। एंड छोटा वाला जो सेल होता है उसको हम कहते हैं जेनरेटिव सेल्स। उसका जो सेल होता है बहुत ही, जिसका जो साइटोप्लाज्म होता है बहुत डेंस होता है और एक न्यूक्लियस होता है। दिस इज कॉल्ड 2 सेल स्टेज, और इस स्टेज को हम कहते हैं 2 सेल्ड स्टेज, क्योंकि जो पोलन ग्रेन था वो 2
सेल्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। इन मेजॉरिटी एंजियोस्पर्म्स पोलन आर रिलीज्ड इन दिस 2 सेल स्टेज। मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स इसी तरह से रिलीज होते हैं 2 सेल स्टेज में, जबकि इन अदर स्पीशीज द जनरेटिव सेल डिवाइड्स इनटू 2 मेल गैमेट्स, thus पोलन इज सेड टू बी 3 सेल स्टेज। अब देखो, अब मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में क्या है, पोलन ग्रेन का जो प्रोटोप्लास्ट है वो 2 सेल्स में डिवाइड किया, इसीलिए हम इसे 2 सेल स्टेज कहते हैं। बट वेजिटेटिव सेल्स और जेनरेटिव सेल्स में डिवाइड किया। अब यहाँ पे कुछ स्पीशीज में ऐसा होता है कि जो जेनरेटिव सेल है वो वापस डिवाइड करता है 2 मेल गैमेट्स में, सो इसीलिए हम उसे 3 सेल स्टेज कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स की। व्हाई पोलन ग्रेन्स आर सो इंपॉर्टेंट, पोलन ग्रेन्स क्यों जरूरी है नेचर में। दे कंटेन मेल गैमेट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके पास, पोलन ग्रेन के पास मेल गैमेट होता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए बहुत जरूरी है। दीज आर न्यूट्रिएंट रिच एंड दस आर टेकन एज फूड सप्लीमेंट। आपको एक बहुत ही पते की बात बता दूं, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनसे आपके बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती है जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं और काफी बॉडी बिल्डर्स के द्वारा वो यूज किया जाता है एज अ फूड सप्लीमेंट। ओके, पोलन कैन बी स्टोर्ड for years in liquid nitrogen at 196 degree Celsius to be used later in crop breeding programs। पोलन ग्रेन्स को आप लिक्विड नाइट्रोजन में सालों साल स्टोर करके रख सकते हो एट -190 डिग्री सेल्सियस। जो लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है वो होता है -190 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ताकि आप उसे सालों बाद भी अगर आप उसे निकालोगे लिक्विड नाइट्रोजन में से, आप उसे क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज मैंने जितना भी पढ़ाया, अगर आपको इस टॉपिक से डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आगे आप इसी तरह से बायोलॉजी की वीडियोस देखना चाहते हैं और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।